उद्योगों का वर्गीकरण देखा था हमने और कई प्रकार से उद्योगों को बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था। कच्चे माल के आधार पर, भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। एक वर्गीकरण रह गया था कल, वो वर्गीकरण था कच्चा और तैयार माल की मात्रा के आधार पर। कच्चा और तैयार माल है उसकी मात्रा व भार के आधार पर, भार नहीं लिखा मैंने, मात्रा व भार के आधार पर है, ये याद रखना भाई। क्या है? कच्चा तथा तैयार माल की मात्रा और भार। मात्रा का मतलब कितना काम में लिया जा रहा है, कच्चा और तैयार, कच्चा माल कितना काम में ले रहे हैं और उससे तैयार माल कितना निकल रहा है, और उसका भार का मतलब वजन कैसा है, समझ गए? तो कच्चा और तैयार माल की मात्रा का मतलब है कि वे उद्योग जो कच्चे माल को काम में लेते हैं कैसे वजन वाला है और कैसी मात्रा वाला है, और बाद में तैयार माल निकालते हैं वो कैसा है। तो इसके आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, हल्के और भारी। तो भारी उद्योगों में तो गिनती आएगा लोहा इस्पात उद्योग, यह भारी होता है, स्थूलकाय होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भारी जो सामान है उसको समस्या भी होती है। भारी उद्योग का मतलब है जो वो उद्योग जो कच्चा माल भी ज्यादा मात्रा में ले और वजन में भी ज्यादा हो, और उससे बने उत्पाद है वो भी क्या हो, भारी हो। और हल्के वो होते हैं जो क्या करते हैं, कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं और तैयार माल भी हल्का निकालते हैं। हल्के उद्योग वो होते हैं जो कच्चा माल है वो भी कम भार वाला काम में लेते हैं और उनसे जो तैयार माल निकलता है वो भी हल्का या कम वजन वाला निकलता है। इनमें आते हैं विद्युतीय उद्योग, बिजली से संबंधित जो भी उपकरण बनते हैं, जो भी चीजें बनती है वो किस में आते हैं, इनमें आते हैं। किनकी गिनती में, हल्के या हल्के उद्योगों की गिनती में। आपकी बुक में एक प्रश्न दिया हुआ है, आपके पास बुक है तो देख लेना, और प्रश्न के आगे जो उत्तर बोर्ड पे लिखा है वो टिक भी कर लेना, अलग से नहीं लिखाया जाएगा। क्या है प्रश्न? कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा के आधार पर उद्योगों को निम्न दो भागों में बांटिए। नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण से हमें पूछा है कि ये जो उद्योग है वो हल्के की गिनती में आते हैं या भारी की गिनती में आते हैं। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है तेल। तो तेल है वो हल्के उद्योग में गिना जाता है। बुनने की सलाई, बुनने की सलाई बहुत हल्की होती है, जैसे अपन वस्त्र बुनते हैं, ऊनी वस्त्र बुनते हैं, जो सलाइयाँ काम में लेते हैं वो, तो ये भी हल्का उद्योग है। बुनने की सलाई है वो हल्के उद्योग की गिनती में आते हैं। पीतल के बर्तन, पीतल का बर्तन भी हल्का उद्योग है। फ्यूजदार ये भी हल्का है। घड़ियां ये भी हल्के उद्योग में है। सिलाई मशीन ये भी हल्का उद्योग है। पोत निर्माण ये भारी उद्योग है भाई। पोत का मतलब है जलयान, पोत का मतलब क्या है, जो पानी में जहाज वगैरह चलते हैं वो, तो वो भारी है, उसमें लौह इस्पात वगैरह खूब लगता है, तो ये भारी उद्योग की गिनती में आएगा। विद्युत बल्ब ये तो आप ही जानते हो इतना ज्यादा भारी नहीं होता है। विद्युत बल्ब है वो कौन से उद्योग की गिनती में आता है, हल्के उद्योग की गिनती में। और पेंट के ब्रश ये तो विद्युत बल्ब से हल्के हैं, तो ये भी हल्का उद्योग में। और मोटर गाड़ियाँ ये है भारी उद्योग में। तो जलयान या पोत निर्माण और मोटर गाड़ी ये दो आते हैं कौन से उद्योग में, भारी उद्योग की श्रेणी में। बाकी जितने भी है तेल, पीतल के बर्तन, फ्यूजदार, घड़ियां, सिलाई मशीन, पेंट के ब्रश, विद्युत बल्ब, बुनने की सलाई, ये सब कौन सी श्रेणी में आएंगे, हल्के उद्योग की श्रेणी में आएंगे। अब उद्योगों का वर्गीकरण हमने देख लिया भाई, किस किस आधार पर कैसे कैसे उद्योग होते हैं। अब उद्योगों का विस्तार से वर्णन कि भारत में उनकी क्या स्थिति है, कौन सी जलवायु या कौन सी परिस्थिति उनके लिए अच्छी रहती है, भारत के कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनमें उनका उत्पादन खूब होता है, अगर खूब उत्पादन होता है तो
तो हम उस अतिरिक्त उत्पादन का कहाँ निर्यात करते हैं, प्रत्येक उद्योग के बारे में। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन। तो कृषि आधारित उद्योग है वो परिभाषा में पहले भी बता चुके हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो कृषि आधारित एक बार फिर से लिखा हुआ बोर्ड में, सूती वस्त्र, पटसन, रेशमी और ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र है, पटसन है, रेशमी है, ऊनी वस्त्र है, चीनी उद्योग है, वनस्पति तेल है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जिनको कच्चा माल किनसे मिलता है? कृषि क्षेत्रों से मिलता है। वे उद्योग जिनको कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है? कृषि क्षेत्रों से मिल रहा है, वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। और उदाहरण आएंगे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल। और सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना महत्व है, यानी बहुत प्राचीन काल से ही भारत में वस्त्र उद्योग चल रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी है इसका। वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सब में वस्त्र उद्योग का अगर देखें तो बड़ा योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। एक यहाँ को उद्योग वही है, एक ऐसा उद्योग यही है, कौन सा? वस्त्र उद्योग ही है, जिसमें कच्चे माल से शुरू करें अपन और कहाँ तक है? उच्चतम अतिरिक्त और उत्पाद है, मूल्य उत्पाद, यानी कच्चे माल से लेकर इसमें जितने भी उत्पाद बनते हैं वहां तक की बात करें तो इनमें क्या है? वो आत्मनिर्भर है और परिपूर्ण है। परिपूर्ण होने का मतलब है दूसरों की आवश्यकता नहीं है। कच्चा माल भी हमारे यहाँ मिल जाता है, तैयार माल है, उसमें भी इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? एक अकेला वस्त्र उद्योग ही ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं? कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में हमारा देश है वो परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। वस्त्र उद्योगों में पहला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम उद्योग है ये। सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। अपन कई बार वेदों में के बारे में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद वगैरह में भी कपड़े बनाने या चरखा चलाने के बारे में वर्णन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये उद्योग अति प्राचीन उद्योग है। और प्राचीन काल में क्या किया जाता था? प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक पर आधारित था। आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनें वगैरह आ गई है और प्राचीन समय में हाथ से तो क्या होती थी? कताई होती थी और बुनाई का काम किससे किया जाता था? हथकरघों से किया जाता था। कब की बात है? प्राचीन समय की। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है और प्राचीन काल में भी क्या था? सूती जो वस्त्र बनाए जाते थे उसका तरीका क्या था? वस्त्र बनाने का तरीका था कताई होती थी हाथ से और बुनाई होती थी हथकरघों से। ये तकनीक थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? विद्युतीय करघों का उत्पादन होने लगा। अब हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह किसका उपयोग किया जाने लगा? अब 18वीं शताब्दी तक आते आते इन सब का स्थान यंत्रों ने ले लिया। बिजली से चलने वाले करके आ गए 18वीं शताब्दी में। पहले तो किससे चलाए जाते थे? हाथ से चलाए जाते थे और 18वीं शताब्दी तक आते आते हमने तकनीक में बदलाव कर दिया और बिजली से चलने वाले करके आ गए। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा न कर सके। औपनिवेशिक काल का मतलब है अंग्रेजी शासन के दौरान। अंग्रेजी शासन था उसके दौरान
हमारे जो परंपरागत, परंपरागत का मतलब वो उद्योग जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, अंग्रेजी शासन काल के दौरान वो उद्योग जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ। कारण क्या था कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन था और इंग्लैंड से बनने वाला कपड़ा भी भारत में आ गया था। इंग्लैंड से बनने वाले कपड़ा और भारत से बनने वाले कपड़ा दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और उस प्रतिस्पर्धा में भारतीय निर्मित कपड़ा है वो पीछे रह गया, इसलिए परंपरागत उद्योग है उनको नुकसान हुआ। और भी कई कारण थे, कच्चा माल इंग्लैंड चला जाता था तो उनको भी नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब है औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारतीय जो वस्त्र जो परंपरागत उद्योग है और परंपरागत उद्योगों में भी कौन है, वस्त्र उद्योग को नुकसान हुआ। भारत में पहले ही सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 मुंबई में हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए। वर्तमान और भविष्य का मतलब है कि अब तो हमारे कोर्स में है और आगे आने वाले समय में जीके का प्रश्न, जनरल नॉलेज का प्रश्न भी बन गया। सामाजिक वैसे पूरी की पूरी जनरल नॉलेज से भरी पड़ी है, वो आप पर निर्भर है आप कितना लेते हो। तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। अब आप ये पूछ सकते हो सर भाई 1854 में कारखाना बना और आप बता रहे हो पीढ़ियों से काम में ले रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो पहले क्या किया जाता था, हाथों से बुनाई और कताई का काम होता था करघों के द्वारा, बाद में करघे चलने लगे बिजली से और अब क्या लग गई, फैक्ट्री लग गई। 1854 में मुंबई में लगी थी। यूरोप में 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, याद है? पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, ध्यान में रखना। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक। इसकी बात है वर्ल्ड वार की, और यूरोपी के अंदर बिंदु था इनका। तो यूरोप में तो क्या हो रहा था, 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था और भारत किसके अधीन था उन दोनों युद्धों में, इंग्लैंड के अधीन था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत था इंग्लैंड के अधीन। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि इंग्लैंड तो खुद युद्ध में लगा हुआ था। और जब इंग्लैंड पर, भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, भारत पर किसका अधिकार था, इंग्लैंड का, तो भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है वो इंग्लैंड की आपूर्ति भी करने लगे। इंग्लैंड, क्योंकि हमारे यहाँ का कहा जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा, इसका मतलब हमारे यहाँ के उत्पादन को बढ़ावा मिला। कब की बात है, जब 2 विश्व युद्ध लड़े गए, 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध, 39 से 45 दूसरा विश्व युद्ध। 2 विश्व युद्धों में हम का मतलब भारत इंग्लैंड के अधीन था। इंग्लैंड में वस्त्रों की आवश्यकता हुई, उनकी पूर्ति के लिए भारत को केंद्र बिंदु बनाया गया और भारत से कपड़ा वहां जाने लगा। इसका मतलब यहाँ के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित था शुरुआती समय में, क्योंकि 1854 में सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर लगी थी, मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो शुरू के वर्षों में, शुरुआती वर्षों में क्या था, भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का उत्पादन अच्छा होता था। कपास उत्पादन क्षेत्र थे महाराष्ट्र और गुजरात में। और कपास उत्पादन क्षेत्र, कपास क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग है किस पर निर्भर होता है, कपास पर। तो जहां पर कपास उत्पादन क्षेत्र थे वहीं पर सूती वस्त्र की मिलें लगाई गई, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग शुरू में अच्छा पनपा। और भी कारण थे भाई, एक कारण तो मुख्य ये था कि महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग क्यों पनपा, उसका सीधा सा कारण हो गया महाराष्ट्र और गुजरात में क्या था, कपास उत्पादक क्षेत्र थे। इसके अलावा कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, पत्तन का मतलब बंदरगाह, माल बना लिया, तैयार हो गया,
और उस समय जलमार्गों के द्वारा ही व्यापार होता था, तो बंदरगाह नजदीक थे। गुजरात और मुंबई दोनों में बंदरगाह है, तो बंदरगाहों की नजदीकता, श्रम का मतलब मजदूर, और नमी युक्त वहां की जलवायु, ये सब कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआती वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीयकरण क्यों हुआ। स्थानीयकरण का मतलब स्थान विशेष तक सीमित होना। स्थानीयकरण का मतलब क्या है, स्थान विशेष तक सीमित होना। भाई गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित क्यों रहा, और जगह शुरुआती में क्यों नहीं फैला, तो उसके कारण क्या थे, वो कपास उत्पादक क्षेत्र थे, इसलिए सूती वस्त्र उद्योगों को कपास मिल जाता था। दूसरा कारण था पास में बंदरगाह थे, बाजार भी वही मौजूद थे, परिवहन के अच्छे साधन थे, श्रम भी वहां पर उपयुक्त रूप से मिल जाता था, और वहां की जलवायु भी इसमें पूरा योगदान देती थी, नमी युक्त वहां की जलवायु थी। इसलिए शुरुआती वर्षों में कपास उद्योग इन क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इस उद्योग को कृषि से निकट संबंध है, और कृषकों, कपास बुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कटाई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। निश्चित है कौन सा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। भाई ऊपर में शुरू में लिखा है कृषि आधारित उद्योग, वहां पर लिखा है कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि तो निकट का संबंध होगा ही, और कपास पर ही निर्भर है। तो जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, कौन से, कपास चुनने वाले लोग, डिजाइन बनाने वाले लोग, पैकेट बनाने वाले लोग, गांठ बनाने वाले लोग, रंगाई करने वाले लोग, सिलाई करने वाले लोग, इन सबको रोजगार देता है। कौन है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या करता है, इन लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। जीविका का मतलब रोजगार प्रदान करना, तो ये लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग भी है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के कारण रसायक, रंजक यानी कपड़ों को रंगने वाले, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग है, उनको भी बढ़ावा मिलता है। यानी इन लोगों की भी या इनकी भी सूती वस्त्र उद्योग में आवश्यकता होती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। कहने का मतलब है कि सूती वस्त्र उद्योग है, उसके साथ अन्य उद्योगों का विकास भी होता है। सूती वस्त्र उद्योग का जितना विकास होगा, उतना ही रसायन, रंजक, मिल स्टोर का विकास होगा, उतना ही इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास होगा, उतना ही पैकेजिंग सामग्री वाले उद्योगों का विकास होगा, क्योंकि उनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, सूती वस्त्र उद्योग में उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग स्वयं विकसित होता है, तो साथ में अन्य उद्योगों को विकास का मौका भी मिलता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशमी, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। याद रखना, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दो नाम आए हैं, दो नाम आए हैं, एक तो केंद्रीकृत और एक विकेंद्रीकृत। तो केंद्रीकृत का तो मतलब होता है एक जगह पर सिमटना, केंद्र बिंदु एक ही स्थान होना, और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है फैलना। तो क्या लिखा, क्या बताया कि सूती वस्त्र उद्योग तो महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु में ही केंद्रीकृत है, यानी इन जगहों पर यह सूती वस्त्र उद्योग तो अधिकतर है, लेकिन इसके जो अन्य काम है वो पूरे भारत में फैले हुए। अन्य काम कौन से हैं, सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी, बुनाई, ये परंपरागत कौशल है, वो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। भारत में कताई का जो कार्य है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, विश्व स्तर का होता है, लेकिन जो तैयार कपड़ा है उसकी क्वालिटी क्या होती है, कमजोर है। कताई का कार्य तो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, और भारत की कताई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के लोग भारत की कताई के पसंद करते हैं, और बना हुआ कपड़ा है उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि
देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। अब ये कपड़ा है वो कमजोर क्यों है? भाई कताई अच्छी है यार, भुना हुआ तैयार कपड़ा कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस धागे का प्रयोग किया जाता है वो धागा बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों और मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। खादी जो हाथ से बनाई जाती है, और कौन बनाते हैं? बुनकर बनाते हैं। भाई कपड़े बुनने का कार्य करने वाला कौन हो गया? बुनकर। तो हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योग और बुनकरों को रोजगार देने का काम करती है। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बृहत उद्योग। लघु उद्योग छोटे पैमाने वाले, कुटीर उद्योग जिनमें 10-20-30 व्यक्ति काम करते हो। तो ये जो खादी है वो क्या करती है? हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को रोजगार देने का कार्य करती है। और हमने पहले आजादी की लड़ाई में सुना भी होगा, महात्मा गांधी की कई जगह तस्वीर भी देखी होगी। कैसी तस्वीर? हाथ से चरखा चलाने वाली तस्वीर। तो महात्मा गांधी ने उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया था। आपको याद हो तो, या आपके कोर्स में भी आएगा, हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। क्या था? कि भारत के बाहर से बनी वस्तुओं का हम क्या करें? बहिष्कार करें। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े थे उनको इकट्ठा कर जला दिया गया। अब पहनेंगे क्या? भाई विदेशी कपड़ों की तो होली जला दी, पहनेंगे क्या? हमारे देश में बने हुए कपड़े स्वदेशी पहनेंगे। विदेशी नहीं पहनेंगे तो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। और उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया था? सूत कातने का और खादी बुनाई का कार्य किया था। और इसीलिए सूत कातने और खादी बुनाई पर जोर दिया था कि स्वदेशी का क्या हो? बढ़ावा मिले, स्वदेशी का प्रचार प्रसार हो। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। हमारे यहाँ पर बना हुआ सूत है वो भारत क्या करता है? जापान को निर्यात करता है। निर्यात करने का मतलब क्या हुआ? जापान को हम क्या करते हैं? हमारे देश में बने हुए सूत को बेचते हैं। निर्यात का मतलब होता है विक्रय करना या बेचना, भेजना, एक ही बात है। आयात का मतलब होता है खरीदना, क्रय करना या आना या मंगवाना। तो भारत सूत तो बेचता है जापान को। और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीका, इनको क्या निर्यात करता है? बने हुए कपड़े, सूती वस्त्र है वो इन देशों को निर्यात करता है। तो भारत के सूत निर्यातक देश तो हो गया कौन? जापान। और अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, सिंगापुर है, अफ्रीकी देश है, नेपाल है, श्रीलंका, इनको क्या निर्यात करता है? सूती वस्त्र। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र बनने के लिए जो सूती रेशे काम में आते हैं उनका अगर आकलन करें तो हमारा देश है, विश्व व्यापार और हमारे देश की तुलना की जाए तो हमारे देश की भागीदारी बहुत अच्छी है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब भारत का अन्य देशों के साथ में जो व्यापार है वो, भारत जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है उसका 1/4 कौन है? सूती वस्त्र, रेशे वगैरह। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में, उपभोग करने में सक्षम है। हमारे जो कारखाने हैं वो आज इस लायक हो गए हैं, कताई के कारखाने, कि दुनिया के अन्य कारखानों के सामने हम मुकाबला कर सकते हैं। यानी हमारे कारखानों में बने कपड़ों की, बने उत्पादों की क्वालिटी बढ़ गई है आज, और हमारा सूत है उसका उपभोग करने में भी हम सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए कुछ कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है, ये कमी चल रही है। ये हमारे देश के सूती वस्त्र उद्योग के लिए परेशानी है कि हमारे देश में जो उच्च क्वालिटी का धागा है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं धागा उत्पन्न करने में। ज़्यादातर क्या है? छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, बड़े कारखाने कम हैं, कुछ ही हैं।
जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा करता है। जिनका बढ़िया क्वालिटी का धागा है, उसकी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं और वहां पर जो उत्पन्न होता है वो उस आसपास के इलाके में स्थानीय क्षेत्र की पूर्ति कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है। सूती वस्त्र उद्योग की यह सबसे बड़ी कमी है। क्या कमी है? कि हमारे यहाँ पर जो धागा उत्पन्न होता है वो उच्च स्तरीय क्वालिटी का धागा नहीं है, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। ठीक है क्या? हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र का जो धागा है वो कमजोर क्वालिटी का है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस धागे का आयन, जिसके कारण क्या होता है, कताई करने वाले सूती धागे को तो बेचते हैं और परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। एक उदाहरण भी दिया हुआ है। अब देखो उदाहरण क्या है। धागा 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। धागे को अपन बेचते हैं 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये हो जाएगी। पतलून पैंट पजामा जिसको बोलते हैं उसके रूप में बेचें तो 800 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनने के प्रत्येक चरण में मूल्य में वृद्धि होती है। अब कपड़ा पतलून लाकर अपन बेच रहे हैं, पतलून लाकर अपन बेच रहे हैं, दो बात आई, धागे का तो हम निर्यात करते हैं और परिधान का हम आयात करते हैं। दो बात आई ना भाई। धागा तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं और कपड़ा दूसरे देशों से खरीदते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका उदाहरण बताया कि धागा जाता है 85 रुपए किलो, कितना जाता है, 85 रुपए किलो की दर से, और पतलून के रूप में बेचा जाए तो उसकी कीमत हो जाती है 800 रुपए। तो अब क्या है, रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनना। पहले रेशे से धागा बनाया जाए, फिर धागे से क्या बनाया जाए, कपड़ा बनाया जाए, और फिर कपड़े से पतलून बनाई जाए। पहले रेशे से क्या बनाया जाए, धागा बनाया जाए, फिर धागे से कपड़ा बनाया जाए और कपड़े से पतलून बनाई जाए। तो इसके प्रत्येक चरण में मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। तो 85 रुपए किलो वाले धागे के हिसाब से अगर पतलून बनाई जाए तो 800 रुपए की पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, धागे का तो निर्यात करते हैं और कपड़े का आयात करते हैं। अब 800 रुपए की पतलून थोड़ी खरीदते हैं अपन, तो वो जो बाहर से अपन आयात करते हैं वो हमें सस्ती मिलती है और धागा बाहर निर्यात करते हैं वो महंगा बिकता है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, फिर भी इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। लंबे रेशे वाली कपास है, उसमें वृद्धि की गई हुई है उत्पादन में, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं। विशेषतः बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने और नई मशीनीकरण के उपयोग की आवश्यकता है। एक तो बिजली है वो क्या होती है, अनियमित होती है। तो एक तो समस्या ये है कि जो बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर अनियमित विद्युत आपूर्ति है, उसको दूर किया जाए। और दूसरा मशीनीकरण है, सारे काम किससे किया जाए, मशीनों से किया जाए, इसकी जरूरत है। अन्य समस्याओं से कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा है। और अन्य समस्याएं, वस्त्र उद्योग की समस्याएं चल रही है, सूती वस्त्र उद्योग की। पहली समस्या हमने क्या पढ़ी कि हमारे यहाँ पर जो धागा है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है। दूसरी समस्या क्या आई कि यहाँ पर जो बिजली है वो इकाइयों में अनियमित बिजली की आपूर्ति होती है। तीसरी मशीनीकरण कम है। चौथी समस्या श्रमिक उत्पादकता ज्यादा है और कृत्रिम वस्त्रों से हमें क्या करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये इसकी